हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जो है इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे चर्चा करी थी और देखा था कि इंडिया किस तरीके से अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के तहत नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करता है। आज हम एक बार एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। उसका टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है इंडियन पब्लिक डिप्लोमेसी। ठीक है, पब्लिक डिप्लोमेसी को हम बोलते हैं सार्वजनिक कूटनीति। इंडिया की पब्लिक डिप्लोमेसी और पैरा डिप्लोमेसी को आप हिंदी में कह सकते हो स्थानिक कूटनीति। ठीक है, सार्वजनिक और स्थानिक कूटनीति। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो पैरा डिप्लोमेसी है वो क्या है। तो पैरा डिप्लोमेसी जो है 2006 में भारत के जो विदेश मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक डिवीजन बनाया गया था, पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन। 2006 में पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन बनाया गया था और इसका जो लक्ष्य था वो था विश्व के साथ जो है एक संवाद स्थापित करना है इंडिया का। ठीक है, उसका टारगेट ये था। इसके जो की गोल्स ये थे कि जो हमारे पब्लिक डिप्लोमेसी है वो क्या है कि ये डे बाय डे बेसिस और बैकग्राउंड ऑफ पॉलिसी डिसीजंस और इंडियन फॉरेन पॉलिसी टू प्रमोट पॉजिटिव यूनिट, मतलब कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में डेयरी के डेवलपमेंट्स हैं और जो डिसीजंस है ना उसको पूरी दुनिया के सामने लेकर के आना है, ताकि जो है इससे इंडिया की जो पॉजिटिव इमेज है उसको बनाई जा सके। और इसके लिए इसमें जो है स्कॉलर्स को, विद्वानों को, थिंक टैंक्स को और मीडिया को जो है आगे बढ़ कर के काम करना होगा, ऐसा माना गया था। अभी हाल ही में 2014 में, ठीक है, इस पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन को इसका नाम बदल करके जो है इसमें शामिल कर दिया गया, एक्सटर्नल पब्लिसिटी डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि जो है आज की वर्तमान परिस्थितियों में इसका काफ़ी रोल है, इसीलिए इसको जानना बेहद बेहद ज़रूरी है, ताकि हम अपने जो यूपीएससी का जो हमारा आंसर्स है ना वो उनको हम काफ़ी डायनेमिक अच्छे डायमेंशंस में लिख सकें, लाइक उनके सारे पहलुओं को कवर कर सकें। आप दो देशों के संबंधों को लिख रहे हो ना, तो उसमें भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किन के साथ हमको पब्लिक डिप्लोमेसी वाले पोर्शन को फोकस करना है, किसमें स्पेस डिप्लोमेसी, किसमें जो है पैरा डिप्लोमेसी, और किन कंट्रीज में जो है के साथ। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को एक मैसेज जाएगा कि आपको जो है भारत की पूरी विदेश नीति और इन देशों के साथ संबंधों की अच्छी समझ है। तो आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज पैरा डिप्लोमेसी, सार्वजनिक कूटनीति या पब्लिक डिप्लोमेसी। तो आपको मालूम ही होगा कि दुनिया जो है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि वर्ल्ड इज नाउ ग्लोबलाइजेशन हो गया। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हुआ और क्या हुआ, डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, अब क्या हुआ, दुनिया जो है एक गांव, ग्लोबल विलेज बन गई। आप मानते हो इस बात को? हाउ, कैसे बन गई? ग्लोबलाइजेशन से। वैश्वीकरण क्या है? ठीक है, पूरी दुनिया में किसी भी एक जगह पर होने वाली घटना, विचार, वस्तु या जो भी चीज है उसका पूरी दुनिया में प्रसार मतलब हो जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब सारा विश्व एक, सीमाएं मिट गई और दुनिया एक हो गई, दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। और डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिकरण, ठीक है, इससे ग्लोबल विलेज बन गया। और ये जो ग्लोबल विलेज है, ये जो है, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है और उसी के साथ जो है क्या हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
ये मैं एक पब्लिक डिप्लोमेसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप जो है इसको समझ जाए तो ज़्यादा मतलब सही रहता। इंफॉर्मेशन टेक रिवॉल्यूशन हो गया तो क्या हुआ, सूचनाएं बहुत तेजी से अब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगे। तो ये जो ग्लोबल विलेज बन गई इंडिया, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉरी दुनिया, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फैला ना, इससे क्या हुआ कि एक ग्लोबल मैंडेट तैयार होने लगा। ग्लोबल मैंडेट, ठीक है, यानी वैश्विक जनमत इसको आप बोल सकते हो। समझ गए आप, वैश्विक जनमत। वैश्विक जनमत की स्थिति जब बनती है ना भाई, तो क्या होता है कि आपको कहीं पे भी कोई घटना होती है, जैसे इंडिया में कोई क्राइम होता है, जैसे मान लो आप एक तरीके से फॉर द एग्जांपल, जैसे इंडिया में क्या हो रहा है, एग्री फार्मर प्रोटेस्ट, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं मिलेगा अभी आपको। प्रोटेस्ट हो रहा है, तो फार्मर प्रोटेस्ट क्या हुआ, फॉरेनर्स ने भी, कितने सारे सेलिब्रिटीज ने भी, और विदेशों में भी लोग जो है भारत के जो ये फार्मर बिल्स हैं इनके अगेंस्ट में जो है क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से ग्लोबल मैंडेट या वैश्विक जो है जनमत या ग्लोबल ओपिनियन एक तरीके से बन गई। ये ग्लोबल ओपिनियन क्यों बन गया, क्योंकि दुनिया अब एक गांव बन चुका है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सूचनाओं का जो है तुरंत प्रसार हो जाता है। सूचनाएं यहाँ से पहुँचने, ट्वीट कर दो एक बार फेसबुक पे डाल दो, कोई पोस्ट वायरल हो जाती है, हर जगह पे पहुँच जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ, दुनिया एक गाँव बन गई, दुनिया एक जो है ग्लोबल मैंडेट बनाने लगी। तो ऐसे में क्या हुआ ऐसे कि जो किसी राष्ट्र, किसी देश की जो छवि है ना, नेशनल इमेज, उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि आप किसी देश की नेशनल जो इमेज है वो कैसी है, ये इसका जो है रोल काफ़ी बढ़ गया। तो आइए हम एक बार वो है इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। तो नेशनल इमेज, ओ गॉड, नेशनल इमेज जो है छवि बनने लगी, और जो राष्ट्र का व्यवहार है ना, व्यवहार ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगा। व्यवहार के साथ साथ इमेज भी सॉरी, व्यवहार के साथ साथ इमेज भी, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल एरर आ गया था, इसकी वजह से मेरा माइंड इधर चला गया, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो जो किसी राष्ट्र का जो व्यवहार है उसके साथ साथ उसकी इमेज, नेशनल इमेज का भी महत्व बढ़ गया। नेशनल इमेज का महत्व बढ़ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब क्या ये सोचा जाने लगा कि क्या एक किसी प्रोडक्ट की तरह, किसी चीज की प्रोडक्ट की तरह जो है इसकी भी ब्रांडिंग की जाए, प्रोडक्ट की तरह इसकी भी ब्रांडिंग की जाए, या इसकी ब्रांडिंग कैसे जो है एक जो है एक्यूरेट ब्रांडिंग या अच्छी ब्रांडिंग की जाए किसी भी राष्ट्र की। क्यों, क्योंकि नेशनल इमेज की इंपॉर्टेंस हो गई है भाई, जब ये वैश्विक जनमत बनने लगा है, ठीक है, तो ग्लोबल दुनिया एक गाँव हो गई है, तो हम अब जो है दुनिया के जो सारे देश हैं वो प्रोडक्ट हो गए हैं, ठीक है। इमेज अच्छी रहेगी तभी लोग अच्छा सोचेंगे, आपने समझा है ना इस बात को। करेक्टर होने लगी, किसी कंट्री का एक चरित्र होने लगा, उसको अब जो है दुनिया के लोग उसको देखते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए, इमेज बिल्डिंग की जाए, इमेज बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग की जाए। और इमेज बिल्डिंग कैसे की जाएगी, इमेज बिल्डिंग करने के लिए दो जो है तरीके हैं। एक तो है जो डोमेस्टिक और घरेलू, और एक्सटर्नल, जो सिटीजन्स है ना,
उनका सपोर्ट लिया जाए, उनका सपोर्ट चाहिए, लिया नहीं जाए, उनका सपोर्ट चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए। और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसकी एडॉप्टेबिलिटी चाहिए, मतलब उनकी स्वीकार्यता होनी चाहिए उस देश में, ठीक है। तो यही काम जो है क्या, नेशनल इमेज बिल्डिंग और डोमेस्टिक और एक्सटर्नल सिटीजन का सपोर्ट और फॉरेन पॉलिसी की स्वीकार्यता जो है पब्लिक डिप्लोमेसी के माध्यम से की जा रही है, क्योंकि दुनिया एक गांव बन चुकी है और जो है सूचनाओं का बहुत तेजी से प्रसार हो रहा है। और इसीलिए जो है किसी भी देश के किसी भी एक्शन के खिलाफ या उसके पक्ष में जो है ग्लोबल मैंडेट बहुत तेजी से बन जा रहा है, और दुनिया के जो और भी देश हैं वहाँ के लोगों के ओपिनियन भी काफ़ी मैटर करने लगे हैं, और ऐसे में किसी देश की जो इमेज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखने लगी है। तो नेशनल इमेज की ब्रांडिंग करनी एक प्रोडक्ट की तरह जरूरी हो गया है। इसीलिए जो है इमेज बिल्डिंग पर काम किया जा रहा है। इमेज बिल्डिंग में मतलब घरेलू और बाहरी जो नागरिक हैं, बाह्य नागरिक हैं, उनका समर्थन जुटाने में लगे हैं देश, और फॉरेन पॉलिसी को अपने स्वीकार्यता प्रदान कराने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए जो है अब यह काम जो है पब्लिक डिप्लोमेसी के माध्यम से किया जा रहा है, या लोक राजनय के माध्यम से, ठीक है। एक देखो बात में मैंने आपको एक बात बताई कि हमने इसको सार्वजनिक कूटनीति बोली थी, लेकिन लोक राजनय जो है इसका सूटेबल वर्ड है, राइट, ठीक है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार क्या है लोक राजनय, ठीक है। यह एक विभिन्न गतिविधियों का एक फ्रेमवर्क है। इट इज ए फ्रेमवर्क ऑफ मेनी एक्टिविटीज, ठीक है, जिसके द्वारा कोई सरकार जो है जनता के दृष्टिकोण को इस प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास करती है कि वह उस सरकार की विदेश नीति है वह उसके राष्ट्रीय हितों के समर्थन में आ जाए। समझ गए आप? मतलब किसी भी देश के नागरिक के जो विचार है ना उस देश को लेकर के उसको अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो उनके समर्थन में आ जाए। तो भारत भी जो है अब ऐसे काम कर रहा है। तो अभी इसके साथ अभी पब्लिक डिप्लोमेसी के साथ साथ एक और डिप्लोमेसी जो है, मतलब पब्लिक डिप्लोमेसी का ही एक नया रूप आया है, उसको न्यू पब्लिक डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। तो न्यू पब्लिक डिप्लोमेसी में क्या है कि न्यू पब्लिक डिप्लोमेसी में अभी तक जो है ये पब्लिक डिप्लोमेसी क्या होती थी, गवर्नमेंट के ग्लोबल लेवल पे ही जो है संचालित होती थी, गवर्नमेंट के लेवल पे ही इसको ऑपरेट किया जाता था। लेकिन अब जो न्यू पब्लिक डिप्लोमेसी है ना, न्यू पब्लिक डिप्लोमेसी, ठीक है। न्यू पब्लिक डिप्लोमेसी में क्या हो रहा है कि अब इसके सरकारी संगठनों, दो देशों के सरकारी संगठनों और उसके समूहों की जनमत प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है ट्रैक टू डिप्लोमेसी को, मतलब, ठीक है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में क्या था, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और इसका साधन क्या है, और इसका साधन क्या है, साधन है इसका जो है टीवी, टेलीविजन, कंप्यूटर, आपको मालूम है ना सोशल मीडिया की ताकत, ठीक है। न्यूज़पेपर है, स्पीचेस, फिल्में और कल्चरल जो है कल्चरल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो नेशनल ब्रांडिंग अब इसमें होने लगी है, और अब जो है नेशनल ब्रांडिंग की जो नेशनल जो ब्रांडिंग की जाती है उसमें क्या है, मार्केटिंग के तकनीकों का ही प्रयोग करना शुरू कर दिया गया है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों को जैसे ब्रांड की इमेज तैयार करती है ना, उसी प्रकार से वैदेशिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अंतरक्रियाओं को मतलब अंतरक्रिया इंटरेक्शंस को लिए प्रभावित करने के लिए जो है अब नेशंस की ब्रांडिंग की जाएगी। जैसे हमने पिछले क्लासेस में बात किया था इन क्रेडिबल इंडिया की बात कर रहे थे ना हम, ठीक है। इनक्रेडिबल इंडिया
ये सब क्या, ये क्या है, ये भारत को जो है, ये भारत की ब्रांडिंग है, ठीक है। तो ये महत्व इसका बढ़ा है, और जो वर्तमान में टेक्नोलॉजीज हैं इसको डिजिटल डिप्लोमेसी के रूप में भी हम, मतलब डिजिटल डिप्लोमेसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ट्विटर का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इवन शुरू कर दिया गया है, भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो अधिकारी है ना, उनके साथ शुरू कर दिया गया है। तो भारत ने अभी तक राज ने ये जो पब्लिक डिप्लोमेसी है, इसमें क्या कदम लिए हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। आप एक मैगजीन देख रहे हो यहाँ पर, भारत, एक हमने विदेश मंत्रालय के अंदर डिवीजन की तो बात करी थी, लेकिन यहाँ पे एक मैगजीन आपको दिखाई दे रहा है, इंडिया पर्सपेक्टिव। इंडिया पर्सपेक्टिव जो है ये पत्रिका है, और ये 1770 विदेशी भाषाओं में निकलती है, ठीक है। और 160 से अधिक देशों में, 160 देशों में जो है, कंट्रीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 160 कंट्रीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। और इस पर जो विभिन्न मुद्दे हैं ना, वेरियस इशूज, उस पे इंडिया के दृष्टिकोण को और उसको एक बिल्कुल ही मतलब वेल अरेंज्ड वे में आपको दिखाया जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखो, इंडिया पर्सपेक्टिव एक मैगजीन ये है ना, दिखाई दे रही, योगा डे, तो इस पे योगा डे पे जो है काफी मैगजीन निकली। अब ये 160 देशों में जाएगा मैगजीन, और वहाँ के लोग पढ़ेंगे, वहाँ के देश पढ़ेंगे, तो क्या है, ये तरीके से जो है पब्लिक डिप्लोमेसी, वहाँ के लोगों के परसेप्शन को, वहाँ के लोगों के सोच को जो है इंडिया के फेवर में करने का एक दृष्टिकोण है, ठीक है। इससे क्या हुआ, इस पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन के द्वारा, मतलब जो पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन विदेश मंत्रालय का है, उसके द्वारा भारत की विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं पर सेमिनार और व्याख्यान और उनका भी आयोजन किया जाता है, ठीक है। ज्वलंत मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है, और भारत महोत्सव कराया जाता है, फिल्म महोत्सव कराया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में आप देख सकते हो, जो है भारत और दूसरे देशों के मध्य जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान और उसका प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमने पब्लिक डिप्लोमेसी के कुछ पॉइंट्स देखने की कोशिश की है। पब्लिक डिप्लोमेसी में अभी हमको जो है ना, और भी चीज़ें बहुत रैपिडली करनी चाहिए, इंडिया के फेवर में जो है उसको बनाने के लिए, मैंडेट को ले आने के लिए। जैसे कि हमारे जो क्या डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, किसकी, आधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की, ट्विटर, फेसबुक, इन सब का यूज़ भी अच्छे से करने को सिखाना जाना चाहिए। जैसे कि अभी जो हमारा जो ये पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन है ना, जिसको भी पब्लिसिटी डिवीजन में बदल दिया गया था, इन्होंने ट्विटर पर अपनी अकाउंट पब्लिक डिप्लोमेसी के नाम से एक अकाउंट ही खोला गया है ट्विटर पे, और उससे जो है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी सोशल मीडिया के साइट्स है ना, उन सब पे लगभग पब्लिक डिप्लोमेसी के अकाउंट्स खोले गए, आप कभी सर्च करके देखना, ठीक है। तो हमारे डिप्लोमेट्स को इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है। और हमको जो है इसके तहत जो हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर में ऐसे जो फिलोसफीज हैं, ऐसे जो हमारी संस्कृति है, जिसमें जो है वर्तमान वैश्विक समस्याओं के समाधान से संबंधित दृष्टिकोण दिए गए हैं, उन पे फोकस किया जाना चाहिए। जैसा अभी योगा है ना, ऐसे ही योगा के जैसा आप जो है, अब जैन फिलोसफी है, अब जैन फिलोसफी में जो आपने कभी सुना होगा या पढ़ा होगा, तो फिलोसफी में अनेकांतवाद क्या मानता है, अनेकांतवाद मानता है कि किसी का भी एक जो है दृष्टिकोण एब्सोल्यूट नहीं है, जो है कोई भी वस्तु जो है उसके कई सारे गुण होते हैं, और जो भी आदमी है ना, जो भी एक व्यक्ति, उसके सीमित बुद्धि, मतलब एक ही गुणों को जानता है, तो वो अपनी शक्ति को एब्सोल्यूट, अपनी नॉलेज को एब्सोल्यूट नहीं कर सकता। तो ऐसा दृष्टिकोण क्या होता है कि जैसे धर्मनिरपेक्षता का दृष्टिकोण हो गया, जैसे ऐसे दृष्टिकोण से क्या होता है
सामाजिक सौहार्द को बढ़ाया जा सकता है, जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको समझाया जा सकता है, विश्व के जो देश हैं, जो एक्सक्लूसिव रिलीजन्स हैं, रिलीजियस टेररिज्म है, इस तरीके की चीज़ों को, मतलब इसी तरीके के हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, फिलोसफीज हैं, संस्कृति हमारी जो है कि जो हम समझा सकते हैं लोगों को। ठीक है, इसमें जो है इंडियन डायस्पोरा के साथ संबंधों को और भी स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए, उनको काफ़ी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उनका रोल जो है पब्लिक डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हमेशा जो है वो जिन कंट्रीज में रहते हैं वहाँ पे इंडिया के इमेज की ब्रांडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय की जो संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय विभाग है ना, उनका विदेश मंत्रालय से उनको डायरेक्टली जोड़ करके जो है काम किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा, भारत की छवि में सुधार आएगा। तो ये एक तरीके से हमने पब्लिक डिप्लोमेसी देखने की कोशिश की है यहाँ पे कि पब्लिक डिप्लोमेसी कितना महत्व रखने लगी है। ठीक है, आज के समय में कितना महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन गई है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काफ़ी तेज़ी से विकास हो गया है, तो लोगों तक सूचनाएं बहुत तेज़ी से पहुंच रही हैं। और उसको उदाहरण से समझा, आप इसको बार बार याद करो। ठीक है, और डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इसमें ऐड कर सकते हो, जो भी हमारे जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि अब क्या है कि ब्रांडिंग का मतलब है चाइना की इमेज, अब जैसे BRI में वो लोन देता है और मतलब हड़प लेता है, उनकी जो है लीज पे ले लेता है, इस तरीके का दृष्टिकोण, नेगेटिव दृष्टिकोण, तो इसका चाइना का नेगेटिव परसेप्शन बनता है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कम्युनिज्म की वजह से भी उसकी नेगेटिव परसेप्शन बनता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से है। अब हम आगे देखते हैं अपना पैरा डिप्लोमेसी क्या है। और इस पैरा डिप्लोमेसी बताने से पहले मैं एक आपको चीज एक जो है इंसिडेंट छोटा सा बताता हूँ, जिससे हम समझ पाएंगे इसको। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने शारजाह जो है, जो UAE में सिटी है, जहाँ पे हमेशा आप देखते हो IPL और क्रिकेट मैच होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ का जो रूलर उसको अब रिक्वेस्ट करके जो है केरला बुलाया था। किसने? केरला के CM ने। केरला के CM के रिक्वेस्ट पे वो केरला आया था और केरला के CM ने उनसे बोला, रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया। तो इस रूलर ने क्या किया, शारजाह की जेल में 149 लोग जो बंदी बनाए गए थे उनको आज़ाद कर दिया, फ्री कर दिया। ठीक है, इसमें जो पार्टीज थी ना, वो केरला और शारजाह। ठीक है, इसमें कोई कंट्री मतलब जैसे ना तो इसमें इंडिया था ना UAE था, ये दो मतलब सिटीज वाले या स्टेट वाले मतलब थे। तो पैरा डिप्लोमेसी का मतलब भी यही होता है, स्थानिक डिप्लोमेसी, यानी कि जो कूटनीति है ना, विदेश नीति, उसमें जो है लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स को शामिल करना। ठीक है, रीजनल गवर्नमेंट्स को शामिल करना, लाइक ये एक फॉरेन पॉलिसी को, ठीक है, डिसेंट्रलाइज करने का दृष्टिकोण है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी मतलब विदेश नीति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, जैसे कि आप हमारे वहाँ जो शासन का विकेंद्रीकरण होता है ना, लोकल गवर्नमेंट, उसी तरह से विदेश नीति को भी विकेंद्रीकृत किया जाए। और इसमें देखो आप, पैरा डिप्लोमेसी इंटरनेशनल रिलेशन कंडक्टेड बाय सब नेशनल, मतलब उपराष्ट्रीयताओं के द्वारा जो है ये कंडक्ट किया जाता है, जो पैरा डिप्लोमेसी है। और ये it outlines a foreign policy role for local and regional government within a democratic फेडरल सिस्टम, मतलब लोकतांत्रिक संघीय ढांचे के व्यवस्था के अंदर रहते हुए जो है स्थानीय और क्षेत्रीय जो सरकारें हैं उनके द्वारा विदेश नीति में भूमिका को जो है हम पैरा डिप्लोमेसी
के तहत देखते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक पैरा डिप्लोमेसी भी होती है। इसमें क्या है, किसी पर्टिकुलर देश से जो है इन्वेस्टमेंट मंगाया जा सकता है और उसको जो है उसका कोई स्टेट यूज कर सकता है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे कुछ अभी उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं। देखो, जो ये पैरा डिप्लोमेसी है ना, ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, इसको ये श्रेय जाता है कि उन्होंने इंडिया में पैरा डिप्लोमेसी को काफी मतलब महत्व दिया है और उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं तेजी से। ठीक है, उसको उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अभी हम देखेंगे आगे कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो इस दिशा में क्या कदम उठा रही है। 1919 में सबसे पहले ये संकल्पना या हाइपोथेसिस या परिकल्पना दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? एक विद्वान है, जॉन किनकैड के द्वारा सबसे पहले ये दृष्टिकोण दिया गया था। हालांकि इससे पहले भी मध्य युग में, प्राचीन काल में जो है अलग अलग सिटीज एंड स्टेट्स जो है अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते थे, लेकिन जॉन किनकैड ने जो है एक व्यवस्थित रूप से इस पॉलिसी की रूपरेखा बनाई थी और जो है कहा था वही जो बात हमने अभी करी थी कि लोकतांत्रिक संघीय प्रणाली के भीतर स्थानीय सरकारों के लिए एक विदेश नीति की भूमिका की रूपरेखा इन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो ये श्रेय इनको जाता है। अब हम यहाँ पे एक साओ पाउल नाम का एक सिटी है जो है ब्राजील की। ठीक है, आपने सुना होगा इसके बारे में, बहुत बड़ी सिटी है। ठीक है, इसमें एक साओ पाउल, आई डोंट नो पाउल की कैसे इंग्लिश लिखेंगे, बट मैं लिख देता हूँ, आप समझ लेना है। हिंदी लिख देता हूँ यहाँ पे, साओ पाउल। मेरे ऐसे जो ये क्रिस क्रैश में थोड़ा सा टेढ़ा लिखने से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी ना? अगर हो रही होगी तो अब बताना, मैं आई विल कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं कोशिश करूंगा इसको सुधारने की। इसका एक पर्टिकुलर रीजन है, कभी मैं आपको बताऊंगा इसको कि मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ। तो जो है साओ पाउल एक ब्राजील का सिटी है और इसने एक जो है सिटी डिप्लोमेसी के कॉन्सेप्ट पे काम किया 2012 से। ठीक है, सिटी डिप्लोमेसी शुरू किया। सिटी डिप्लोमेसी में इसने क्या किया, बड़े बड़े मतलब अपने ही देशों पर, अपने ही मतलब जिम्मेदारी पर इसने ब्रिटेन, अमेरिका के जैसे देशों के साथ जो है समझौते किए और इकोनॉमिक के सेक्टर में इन चीजों में। अब आपको विश्वास नहीं होगा कि जो ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया, वहां पे 100 वाणिज्यिक दूतावास है अदर कंट्रीज के। और साओ पाउल जो ये सिटी है ना, यहाँ पे 50 से अधिक दूतावास है इसके अपने ही ओन मतलब पॉलिसी के तहत जो है इसको वहां पे बनाया गया है। तो ये एक काफी बेहतर एग्जांपल है आपका पैरा डिप्लोमेसी का। साओ पाउल काफी अच्छा काम कर रहा है पब्लिक डिप्लोमेसी में। ठीक है, और उसको ब्राजील की गवर्नमेंट जो है बढ़ावा भी दे रही है। तो ये तरीके से जो है एक तरीके से बहुत बढ़िया चीज है, आई लाइक इट। और ऑब्वियसली उनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो है कई बार क्या होता है ना कि जो स्टेट्स है, लाइक आप अगर हम बंगाल की बात करें, बंगाल एक दिल्ली में बैठा हुआ जो है डिप्लोमेट जितने अच्छी तरीके से जो है बांग्ला देशी और ठीक है बांग्लादेशी और भूटान के लोगों के साथ जो है जिस तरीके से दिल्ली में बैठा हुआ एक आदमी डील करेगा डिप्लोमेट, उससे बेहतर तरीके से जो है वेस्ट बंगाल की लीडर्स कर पाएंगे, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल के साथ इनकी नज़दीकी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इसी तरीके से तमिलनाडु जो है श्रीलंका के साथ जो है हमारी पॉलिसी को डील करने में काफ़ी बढ़िया मतलब रोल निभा सकता है। और केरला खाड़ी देशों के साथ केरला का काफ़ी अच्छा संबंध है। क्योंकि केरला से बहुत सारे लोग जो है खाड़ी देशों में काम करने जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर रीजन्स होता है जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे ज़्यादा जो है नज़दीकियाँ स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दीज इससे सक्सेसफुली एफडीआई प्रमोशंस इन इंडिया ट्रेडिशनली फॉरेन पॉलिसी आर इन द मतलब यूनियन गवर्नमेंट के पास है फॉरेन पॉलिसी परंपरागत रूप से, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में प्रतिस्पर्धात्मक जो सहकारी संघवाद है, प्रतिस्पर्धात्मक मतलब राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कंपटीशन, ठीक है, तो उसमें जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और वो भी किसमें, फॉरेन अफेयर्स के रूप में। तो इस दृष्टिकोण से जो है ये पैरा डिप्लोमेसी को लेकर के आना काफी अच्छी पहल है, और इससे क्या होगा कि इनको एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बदलने की कोशिश की जा सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेट्स का इन्फ्लुएंस अभी तक जो है हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या दिखाई दिया है। एक तो तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स जो था हमने बांग्लादेश के साथ किया था, वो बंगाल के सीएम ने उस टाइम पे उसको रोक दिया, और उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, आपको बंगाल के सीएम का भी नाम पता होगा, ठीक है। उन्होंने जो इस तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट पे रोक लगवा दिया था। तमिलनाडु ने जो है इंडिया के ऊपर दबाव बनाया था। आपको भी मालूम होगा कि जब यूएस ने रिजोल्यूशन अगेंस्ट श्रीलंका लेके आया था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो इंडिया पर तमिलनाडु ने दबाव बनाया था कि जो इसको सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तमिल थे ना, लिट्टे तमिल थे, जो तमिल टेररिस्ट थे ना, टेररिस्ट ही कहेंगे को, क्या कहूँ, तो इनको सप्रेस किया था श्रीलंका ने, जो जाफना प्रायद्वीप पे उसके जो है तो तमिल लिंग्विस्टिक जो है रिलेशन इनके साथ है, एथनिक रिलेशन है तमिलनाडु के साथ। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने बनाया था कि जो है आप उस पर यूएन के रेजोल्यूशन पे जो है सपोर्ट करो। इंडिया ने सपोर्ट किया भी था, कुड यू बिलीव, इंडिया ने सपोर्ट किया भी था, और सपोर्ट करने की वजह से ही चाइना थोड़ा सा मतलब भारत और चाइना के संबंधों के बीच में भारत और श्रीलंका के संबंधों के बीच में थोड़ा सा दूरियां भी बनी थी, और चाइना वहां पे घुस गया था, ठीक है। इसी प्रकार से तमिलनाडु ने तमिल माइनॉरिटीज के कॉज के लिए जो है भारत के प्रधानमंत्री को कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग चोगम में भाग लेने से रोक दिया था। तो आप ये देख रहे हो कि स्टेट की पॉलिसी, स्टेट का रोल इसमें किस तरीके से बढ़ रहा था। तो यही कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि रिसेंट चेंजेस क्या हुए हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अब जो है एक नया न्यू स्टेट डिवीजन है, ठीक है। ये स्टेट्स के साथ जो है टच में रहेगा, उनके साथ जुड़ा रहेगा, और उनको जो है अदर कंट्रीज, स्टेट्स को अदर कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को सेव करने में, किसी विशेष हित के लिए जो है सेव करने में, बनाने में उसकी मदद करने वाले हैं ये न्यू स्टेट डिवीजन, ठीक है। और कुछ विशेष जो है जुड़ाव या लिंकेजेस को देखा जाएगा इसमें, जो किस पे डिपेंड होंगे, समीपता के आधार पे, जैसे हमने बात किया था, और या उसकी प्रेजेंस ऑफ द डायस्पोरा, उसकी डायस्पोरा, उस राज्य के डायस्पोरा अगर किसी विशेष देश में बहुत ज़्यादा है तो उस आधार पे जो है स्पेशल लिंकेजेस जुड़ा जाएगा। और अगर किसी राज्य का समीपता है, लाइक तमिलनाडु, श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश और बंगाल, तो उसको जो है स्पेशल लिंकेजेस खोजा जाएगा। आईएफएस जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो अधिकारी हैं, ठीक है, आप ये देखो, आप भी अगर आईएफएस बनोगे तो आपको बोला जाएगा, ठीक है, कि आप एक स्टेट को चूज कर लो, ठीक है, और उसमें उसकी जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स उसको समझो और उनको एडवाइस करो कि आप जो है इस तरीके की अपनी एक पॉलिसी बनाओ विदेश नीति से संबंधित। इन द इमर्जिंग सिनेरियो, मतलब उभरते हुए जो परिस्थितियां हैं, उसमें इन डिप्लोमेट्स जो राजनयिक हैं उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि जो रीजनल अपने जो रीजनल एक्सपर्टाइज है, मतलब क्षेत्रीय विशेषता है, उसको जो है वो ले करके आए और राज्यों को जो है एक अच्छा डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करें, ठीक है। तो ये एक रिसेंट चेंजेज है, और आगे क्या होना चाहिए इस पर भी हमको बात कर लेते हैं। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, जो हमारी विदेश मंत्रालय है, उसको एक नई संरचना देने की जरूरत है, स्ट्रक्चर देने की जरूरत है, जिसमें जो है राज्यों को पूरा उपस्थिति प्रदान किया जाए, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके ऑफिसेज जो हैं अब
कुछ महत्वपूर्ण या प्रमुख राज्यों में खोले जाने चाहिए, ठीक है। और उन राज्यों में जो है थिंक टैंक्स को नियुक्त किया जाना चाहिए, उनकी जो पॉलिसीज हैं और उनको इनपुट्स देने के लिए, ठीक है, ये थिंक टैंक सेंटर्स वहाँ पे बनाए जाने चाहिए। और राज्यों को भी जो गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें अपने लिए सबसे अच्छी जो डील है ना, उसको गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि दिस इज अ गुड डील फॉर मी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम पैरा डिप्लोमेसी को आगे ले आकर के अपने जो फॉरेन पॉलिसी में जो है ना और भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छा होगा और डाइवर्सिफाई होगा रिलेशंस हमारा जो है दुनिया के देशों के साथ जो है, और मल्टी फ्रोम जो हमारा रिलेशनशिप बन जाएगा, ठीक है, पैरा डिप्लोमेसी से। तो ये रही, हमने देखा पब्लिक डिप्लोमेसी और पैरा डिप्लोमेसी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन डायस्पोरा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सॉरी इंडियन डायस्पोरा नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ने वाले हैं फेजेस ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद से हम जो है पढ़ेंगे इंडियन डायस्पोरा। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूँगा। और आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम इसमें सुधार भी कर सकें। और आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल और ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे सभी की हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।